मृत्युंजय जब सुधांशु की मूवी प्लानिंग के बारे में सुनता है, तब उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो बीच में आते हुए कहता है, मेरी बीवी और मैं कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, इसलिए आज शाम को ही निकलना है। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और वही सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कहता है, लेकिन जीजू आपने अभी तक तो नहीं बताया कि आप मेरी दीदी को कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। इतना कहते हुए सुधांशु शक भरी नजरों से मृत्युंजय को देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय चिढ़कर कहता है, मैंने आज शाम को मनाली का टिकट बुक किया है। अगर तुम्हें शक है तो आ जाना एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जरूर आ जाऊंगा। महक सुधांशु को घूरते हुए बोली, सिद्धू क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें, उन्हें बहुत काम होता है। मृत्युंजय की बात पर बोला, इट्स ओके, मेरा इकलौता साला है। अगर उसकी बातों को निगलने में दिक्कत होगी फिर भी मैं पानी डालकर निगल लूंगा। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर तुरंत बोला, और कहीं ठसका लग गया तो। अजीत सुधांशु को देख मुस्कुराते हुए बोला, सुधांशु तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो अपने जीजू को। जिस पर सुधांशु मृत्युंजय पर कटाक्ष करते हुए बोला, असल मायने में जीजा तो आप मेरे बनने वाले थे, लेकिन कोई बीच में आ गया। मृत्युंजय की मूर्तियां आपस में कस जाती है। शेखर जी सुधांशु को डांटते हुए बोले, सुधांशु तमीज नहीं है, बात करने की कहा क्या बात करनी होती है। सुधांशु बिना किसी गिल्ट के बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मृत्युंजय अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, अगर मेरी इंसल्ट हो गई हो तो क्या नाश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ। ये कहते हुए मृत्युंजय की आवाज महक बेहतर से समझ रही थी कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। महक मृत्युंजय को नाश्ता देते हुए बोली, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं अपने सारे सामान लेकर आती हूँ, आपको मीटिंग में भी निकलना होगा। महक की बात पर मृत्युंजय बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिला देता है और अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में महक अपना सामान ले आती है और सब लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा होने के बाद अजीत महक की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, चले, हमें देरी हो रही है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देती है, तो नीरू एक छोटा सा तोहफा मृत्युंजय की तरफ रखते हुए कहती है, बेटा ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मृत्युंजय नीरू की तरफ देखते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शेखर मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा रख लीजिए। मृत्युंजय उस बॉक्स को देखते हुए बोला, क्या है इसमें। नीरू उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें सोने का चैन था, जिसमें भगवान शिव का डमरू और त्रिशूल बना हुआ था। सुधांशु उस चैन को देखकर मुंह बनाता है। अजीत लॉकेट को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल नाम की तरह है, बहुत खूबसूरत है। मृत्युंजय अजीत की बात पर उसकी तरफ देखता है और मुंह बना लेता है। नीरू मृत्युंजय को झुकने के लिए कहती है, तो मृत्युंजय उसके सामने हल्का सा झुक जाता है। नीरू चैन को पहनाते हुए बोली, हमें नहीं पता था कि आपको ऐसा तोहफा पसंद आएगा, इसीलिए हमने बस ये छोटा सा तोहफा आपके लिए लिया। मृत्युंजय खड़ा हो नीरू की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच। किसी तोहफे का मोल उसके आकार और प्राइस से नहीं नापा जाता, देने वाले का नियत और उसका दिल देखा जाता है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोला, कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, और ये शरीफ बनने का नाटक उनके सामने करना चाहिए, जो इन्हें नहीं जानता मुझसे कोई पूछे, दुष्ट कहीं का। अजीत उसके बगल में खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वो मुस्कुरा देता है। मृत्युंजय बाहर आता है और महक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम यहीं इंतजार करो। महक अपना सिर हिला देती है, तो मृत्युंजय दूसरी तरफ कार लेने चला जाता है, क्योंकि वहां का एरिया पार्किंग के लिए काफी छोटा था। सुधांशु मृत्युंजय के जाने के बाद महक के सामने आकर बोला, दीदी मुझे पता है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद और सबसे जरूरी चीजों को प्यार से सॉल्व करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जहां आपके इमोशंस की कोई वैल्यू ना हो वहां पर आपको प्यार से पेश आने की जरूरत नहीं है। महक सुधांशु के चेहरे पर अपना एक हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत समझदार है और अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी बहन भी तो समझदार है ना। उस घर के लोगों का दिल जीतने के लिए मुझे गुस्सा नहीं, प्यार की जरूरत है। जिस पर सुधांशु महक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, लेकिन एक बात याद रखिए दीदी, मुझे उन घर वालों पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई हेट सारंग्स, मुझे नफरत है उस घर से। महक सुधांशु की बात पर बोली, सिद्धू हम किसी इंसान को एक बार देखकर उसे जज नहीं कर सकते, समझना और उनके दिल को जानना जरूरी होता है।
शेखर सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, सुधांशु बेटा, महक उस घर की बहू है। मैं यह नहीं कह रहा कि चाहे सिचुएशन जैसे भी हो उसे उसी घर में रहना है, लेकिन हम कुछ गलतियों के लिए रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। सुधांशु शेखर जी की बात पर बोला, लेकिन जब रिश्ते घुटन देने लगे पापा, तो उन रिश्तों को तोड़ देना चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं। इतना कहते हुए सुधांशु चुप हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो हो चुका था। जिस लड़की को उसने इतना चाहा था, उस लड़की ने उसे इंसल्ट की और उसे छोड़ दिया था, और किसी और के साथ भाग भी गई थी। सुधांशु की बात को सुन महक बोली, भूल जाओ सब कुछ। सुधांशु एक गहरी सांस लेकर बोला, अगर मृत्युंजय सारंग और उसकी फैमिली में से किसी ने भी आपको हर्ट करने की कोशिश की, तो मैं उनकी इज्जत उतारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। महक सुधांशु की बात पर उसके माथे को चूम कर बोली, पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी मृत्युंजय वहां कार लेकर आ जाता है। महक सामान बेडशीट पर रखकर आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और सब लोगों को अपना हाथ दिखाकर बाय कहती है। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखकर बस फीका मुस्कुरा देता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से महक को लेकर निकल जाता है। गाड़ी के अंदर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बस गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महक भी उससे बात करने का सहमत नहीं उठा रही थी। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है, जो कि बाहर की तरफ देख रही थी, जिस पर मृत्युंजय धीरे से बोला, महक तुम्हें डर लगता है ना, अपने भाई के लिए। मृत्युंजय के सवाल पर महक उसकी तरफ देखते हुए बोली, हर भाई को अपने परिवार के लिए और अपनी बहन के लिए, और हर बहन को अपने परिवार और बहन के लिए डर लगता है, जैसे आपको लगता है। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डर लगता है? महक सोचते हुए बोली, अभी तक जो मैंने देखा है आप किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी आंखों में सबके लिए एक फिक्र दिखती है। मृत्युंजय एक नजर महक को देखकर बोला, सॉरी। महक थोड़ी हैरान होकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, जी। मृत्युंजय बिना महक की तरफ देखे बोला, मैंने तुम्हें सॉरी कहा। महक मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सॉरी क्यों? मृत्युंजय स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की इसलिए। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे इस सॉरी को बोलने के लिए आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी हो। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अब क्या तुम बाल की खाल निकालने के लिए लगोगी? कहा ना सॉरी, अब चुपचाप रहो। महक मृत्युंजय की इरिटेशन को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है, लेकिन मृत्युंजय को इग्नोर कर देती है। सारंग विला। मृत्युंजय की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है। महक गाड़ी से बाहर आती है और बैग निकालकर मृत्युंजय के पीछे पीछे अंदर आ जाती है। अंदर निर्जला महक को देख मुस्कुराते हुए बोली, आखिर तुम आ ही गई महक। महक निर्जला के पांव छूते हुए बोली, वो लेने गए थे। रचना और बाकी लोग भी अब तक नीचे आ चुके थे। विकल्प महक को गले लगाते हुए बोला, वेलकम होम भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। सिर्फ 2 ही दिनों में आपके हाथों का खाना भी बहुत मिस किया। मृत्युंजय घूरकर विकल्प की तरफ देखता है और फिर कमरे की तरफ चला जाता है। महक विकल्प से अलग होते हुए बोली, हमने भी आपको मिस किया भैया, और हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। विकल्प महक की बात पर खुश होते हुए बोला, क्या सच में? कहाँ है हमारा तोहफा? महक विकल्प की बात पर बोली, थोड़ी देर में देंगे, तब तक हम आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बना देते हैं। रचना महक की बात पर कटाक्ष करते हुए बोली, लंच के टाइम में नाश्ता तुम जैसे लोग करते हैं, हम लोग नहीं। महक रचना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं लंच ही बना दूंगी। विकल्प महक के आगे दो अपना हाथ करते हुए बोला, मेरा तोहफा। महक विकल्प की जल्दबाजी पर मुस्कुरा देती है और कहती है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर महक कमरे की तरफ चली जाती है। महक जब कमरे में आती है तो देखती है, मृत्युंजय कुछ ढूंढ रहा था, जिस पर वो कहती है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मृत्युंजय महक की बात को इग्नोर कर देता है, जिस पर महक भी कुछ नहीं कहती। मृत्युंजय फिर भी कुछ ढूंढता रहता है। महक लैपटॉप की तरफ देखती है और एक दराज खोलकर पीले रंग की फाइल मृत्युंजय के सामने रखते हुए कहती है, शायद आप इसे ढूंढ रहे हैं। मृत्युंजय घूरकर महक की तरफ देखता है और फाइल को लेते हुए कहता है, ये मेरा कमरा है और मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सपना नहीं आया था, मैंने बस रख दिया था वहां पर। पूछ तो रही थी ना, सीधा सीधा जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो एटीट्यूड झाड़ना है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, नहीं बताया, अब क्या मेरे सिर पर तांडव करोगी? महक बैग से एक बॉक्स निकालते हुए बोली, वो तो आप करते हो जब आपको गुस्सा आता है, मुझ में सूट नहीं करता, राक्षस कहीं के। इतना कहकर महक जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है, क्योंकि मृत्युंजय उसकी तरफ आ रहा था।
मृत्युंजय महक के जाने के बाद गुस्से से बोला, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि ये मुझे अब मुंह पर राक्षस कह रही है। तुम आओ महक अवस्थी, बताता हूँ तुम्हें, बहुत गट्स आ गए हैं तुम में। इतना कहते हुए मृत्युंजय उस फाइल को लेकर बैठ जाता है और प्रेजेंटेशन बनाने लगता है, क्योंकि उसे कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना था। महक अपने कमरे से निकल विकल्प के कमरे में जाती है, तो देखती है विकल्प पजल सुलझा रहा था। महक दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली, विकल्प भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विकल्प महक की तरफ पलटकर देखता है और उसके हाथ में बॉक्स देख खुश होते हुए कहता है, आप मेरे लिए जूते लाए हो? महक अपना सिर हिला देती है और जूता निकालकर विकल्प के सामने रखते हुए कहती है, जरा पहन कर दिखाए, कैसा लग रहा है? मुझे आपकी साइज नहीं पता थी, लेकिन सुधांशु ने सजेस्ट किया कि ये साइज आपके में आ जाएगा, चेक कीजिए। विकल्प महक की बात पर जूते ट्राई करता है, जो कि फैशनेबल थे, क्योंकि विकल्प ज्यादातर चमक दमक वाले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करता था। वो तो ऑफिस में मृत्युंजय के कारण ही फॉर्मल पहनकर जाता था। विकल्प दोनों को पहनकर कूदते हुए बोला, बहुत अच्छे हैं भाभी, और अब तुम्हें इसी को ऑफिस पहनकर जाऊंगा। महक विकल्प को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत फनी हो भैया। विकल्प महक के गाल को खींचते हुए बोला, और आप बहुत प्यारी हो भाभी, और आपने मेरे पसंद के जूते लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। महक विकल्प की बात पर मुस्कुरा देती है, कि विकल्प कहता है, मैं आपको बताना भूल गया, शोभित भैया आ चुके हैं। महक कंफ्यूज वाला चेहरा बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या आपके बड़े भाई हैं? जिस पर विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझसे 2 साल बड़े हैं, लेकिन मृत्युंजय भाई की कार्बन कॉपी है। महक विकल्प की बात पर बोली, क्या वो आपके ही भाई हैं? विकल्प अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, चुड़ैल चाची का बेटा है। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आप कितने भाई बहन हैं। मुझे इतना तो पता है कि आप और मीरा मृत्युंजय जी के भाई बहन हो, क्या आपके और भी हैं? विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मृत्युंजय भाई जुड़वा है, शादी में तो आए थे वो, शायद आपने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वो रात को ही आउट ऑफ कंट्री चले गए, उनका नाम अमृत है। महक गहरी सांस लेकर बोली, और क्या आपके सभी भाई अकेले हैं या उनका भी कोई भाई या बहन है? विकल्प बोला, हाँ उनका भी एक छोटा भाई है जो मुझसे 2 साल छोटा है, उसका नाम विप्लव है। महक मुंह बनाते हुए बोली, इस घर में तो पूरे लड़के भरे हुए हैं। विकल्प शरारती अंदाज में बोला, क्योंकि हम सभी लड़की लाने वाले हैं ना, इसीलिए इस घर में पूरे लड़के भरे हैं। महक विकल्प की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है और जाते हुए कहती है, शायद अब आपको ऑफिस के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके भाई का मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो आज ऑफिस में सभी का क्लास लेने वाले होंगे। विकल्प महक की बात पर अपने सिर को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसे जो काम दिया गया था विकल्प ने पिछली रात क्लब जाने के चक्कर में उसे पूरा नहीं किया था, क्योंकि मृत्युंजय घर पर नहीं था, इसीलिए उसने अच्छा खासा इस बात का एडवांटेज उठाया था, जिसकी भरपाई उसे आज ऑफिस में अच्छी खासी डांट मृत्युंजय से सुनकर करनी थी। महक विकल्प के कमरे से निकल अपने कमरे में आती है, तो देखती है मृत्युंजय अभी भी लैपटॉप में घुसा हुआ था। महक उसे देख नीचे चली जाती है और किचन में जा लंच बनाने लगती है। कुछ देर बाद विकल्प और मृत्युंजय एक साथ कमरे से बाहर आते हैं। मृत्युंजय जल्दबाजी में वहां से जाने लगता है, जिस पर महक आते हुए कहती है, सुनिए। रचना जो बैठी एप्पल खा रही थी, महक को घूरते हुए बोली, तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है क्या? हमेशा उसे जाते हुए पीछे से रोकती हो, जरूरी काम में और शुभ काम में जाते वक्त पीछे से नहीं टोका करते। महक रचना की गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाती है, तो मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, अब कुछ बोलोगी या फिर यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करना है? महक मृत्युंजय की तरफ एक टिफिन का बॉक्स करते हुए बोली, आपने सुबह ठीक से नाश्ता नहीं किया था, ऑफिस में खा लीजिएगा, बस यही कहना था। मृत्युंजय महक के हाथ से टिफिन ले लेता है, वो अंदर से बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि महक ने उसके लिए लंच बनाया था, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। जब महक दूसरा टिफिन बॉक्स निकाल विकल्प के आगे करते हुए बोली, विकल्प भैया ये आपके लिए, फिर एक छोटा सा टिफिन बॉक्स और डालते हुए बोली, और ये राजीव भैया को दे देना। मृत्युंजय को अब काफी जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि महक का अटेंशन सिर्फ उसे छोड़कर सभी को मिलता था, इसलिए वो खुन्नस में इरिटेट होकर कहता है, मेरे ऑफिस में कैंटीन खोल लो, सभी को बहुत खाना खिलाने का शौक है ना, पूरा कर लेना। मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज पर महक हैरानी से बोली, मैंने तो अभी कुछ नहीं किया। मृत्युंजय महक के कान में आकर धीरे से बोला, आज रात को मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मृत्युंजय वहां से टिफिन बॉक्स को लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है।
मृत्युंजय के जाने के बाद महक विकल्प की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोली, क्या आपके भाई को कभी कभी मानसिक संतुलन की दिक्कत होती है? रचना महक की बात पर गुस्से से चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मृत्युंजय को पागल कहने की? महक अपनी एक आंख बंद करके अपने जीभ को दांतों तले दबा धीरे से बोली, चुड़ैल ने सुन लिया। विकल्प रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची, वैसे भी विप्लव कब आ रहा है वापस? रचना विकल्प के सवाल पर बोली, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ज्यादा अपनी इस दो कौड़ी की भाभी का साथ देना बंद करो। महक विकल्प को जाने का इशारा करती है, तो विकल्प रचना को जी भर के घूरने के बाद वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। महक वहां से किचन की तरफ जाने लगती है, जिस पर रचना बीच में कहती है, रुको। महक रुक जाती है और रचना की तरफ देखते हुए कहती है, जी चाची। रचना महक के सामने आ उसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोली, एक बात कान खोल कर सुन लो मिस टीचर, जरूरत से ज्यादा अगर तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो दूसरे ही पल जमीन पर पाओगी खुद को, इसलिए जितना हो सके मुझसे और मृत्युंजय के काम से दूर रहो। महक रचना की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है। निर्जला सीढ़ियों से खड़ी रचना को देखते हुए जोर से बोली, रचना ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी, तुमने महक को इतनी बुरी तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसके गाल को। जिस पर रचना निर्जला को एक नजर देखकर महक को छोड़ देती है और जाकर फिर से सोफे पर बैठ अपना एप्पल एंजॉय करने लगती है। निर्जला महक के पास आ मुस्कुरा कर बोली, महक तुम लंच बना रही हो ना, जाकर वहां पर ध्यान दो। महक निर्जला की बात पर अपना सिर हिला किचन की तरफ चली जाती है। महक के जाने के बाद निर्जला रचना की तरफ देखते हुए बोली, रचना मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली हो। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इतनी बुरी तरीके से महक से बात नहीं कर सकती, वो इस घर की बहू है और इस बारे में अब तो पूरी दुनिया को पता है। रचना निर्जला की बात पर बोली, आप क्या चाहती हो कि मैं उस लड़की को अपने सिर पर बैठा कर रखूं? हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निर्जला एक गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, लेकिन बस महक से दूर रहना। इतना कहकर निर्जला दूसरी तरफ चली जाती है। रचना निर्जला की धमकी पर शातिर मुस्कान के साथ बोली, वो तो कल पता चलेगा दीदी कि आपकी महक इस घर से दूर जाती है या फिर मैं महक से दूर होती हूँ, आप बस इंतजार करो। इतना कहकर रचना मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आगरा, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल थी, अपने हाथों में कैमरा लिए वहां के गलियों में घूम रहा था। उसके साथ में उसकी टीममेट्स भी थे। उसकी टीम की एक लड़की उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वापी, हम तुम्हारे घर कब जा रहे हैं? विप्लव उर्फ वापी उस लड़की की बात पर उसकी पुचकी लेते हुए बोला, क्यों रिया, वहां जाकर मेरी मॉम को पटाकर मुझसे शादी करने का इरादा है क्या? रिया विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, तुमसे शादी करने से अच्छा है किसी गोरिल्ला से शादी ना कर लूं। विप्लव तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें गोरिल्ला मुझसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा? रिया बुरी तरीके से विप्लव को घूरने लगती है कि वहां पर एक आदमी उन दोनों के पास आकर कहता है, आप जिनका इंटरव्यू लेने आए हैं वो अंदर है। विप्लव उस आदमी की बात पर बोला, सुल्ताना मियाँ, हम यहाँ पर किसी का इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं, हम तो बस उनकी खूबसूरती और उनके नृत्य को अपने इस कैमरे में कैद करने आए हैं। रिया विप्लव की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, मुझे लगा था कि हम ये जवानी है दीवानी देखने जाएंगे, लेकिन हम तो यहाँ बनाने वाले हैं, चलो देखकर आते हैं जरा कैसी है मोहिनी जी। विप्लव रिया की बात पर बोला, अच्छा, तो मुझे भी रणबीर कपूर बनना ही पड़ेगा। रिया विप्लव की बात पर मुंह बनाती है और वो लोग अंदर चले आते हैं। वहां पर काफी सारे लोग थे और काफी सारे कैमरामैन भी थे, जो कि वहां पर खूबसूरत लड़कियों की फोटोग्राफी कर रहे थे। विप्लव एक लड़की के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं आपकी तस्वीर खींच सकता हूँ? वो लड़की विप्लव की बात पर अपनी 5 उंगलियां दिखा देती है, जिस पर विप्लव कंफ्यूज होकर कहता है, जी मैं समझा नहीं। वो लड़की अकड़कर विप्लव से बोली, एक फोटो के 500 रुपए लूंगी मैं, देते हो तो बताओ वरना यहाँ से चलते बनो। विप्लव रिया को उस लड़की के सामने खड़ा करके बोला, अगर तेरी तरह कपड़े मैं इसे पहना दूं ना, तो तुझसे भी लाख गुना ज्यादा खूबसूरत लगेगी और 1 रुपया पैसे बिना लेगी, बंदरिया कहीं की, 500 रुपए चाहिए। इतना कहकर विप्लव दूसरी तरफ चला जाता है। वो लड़की विप्लव को जाता हुआ देखकर घूरती है, तो रिया उस लड़की से कहती है, वो जरा चंचल है, उसकी बातों को बुरा मत मानना। वो लड़की रिया की बात पर बोली, तेरा लड़का है क्या, चिकना है? रिया जल्दी से बोली, नहीं तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो बस मेरा दोस्त है, वैसे तुम अपनी सूट कंटिन्यू करो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो विप्लव के पीछे आ जाती है, जो कि वहां पर हो रहे डांस को सूट कर रहा था।
रिया विप्लव के पास आकर बोली, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उस लड़की को इस तरह से कैसे कह सकते हो? विप्लव रिया की बात पर उसे घूरते हुए बोला, उसकी जगह घर में छछूंदरी को उसकी तरह मेकअप करके बैठा दूं ना, तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा वो। 500 रुपए चाहिए एक फोटो के, शक्ल देखी है अपनी आईने में। रिया विप्लव की बात पर एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे पता था विप्लव अपनी बात का बहुत बड़ा जिद्दी इंसान है। तभी वहां पर म्यूजिक चलने लगता है, जिसे सुनकर विप्लव उछलते हुए कहता है, मुझे बस इसी गाने का इंतजार था, और बस जल्दी से मोहिनी आ जाए, फिर तो मैं रणबीर कपूर बन जाऊंगा। रिया अपने कैमरे को स्टैंड पर सेट करते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो रणबीर कपूर से भी ज्यादा अमीर इंसान हो। विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाता है और चमकती आंखों से सीढ़ियों से आ रही लड़कियों को देखने लगता है। तभी करीब एक 30 साल की लड़की खूबसूरती के साथ नीचे आती है। सारे मर्द उसे देखकर अपने दिल को थाम कर खड़े हो जाते हैं। विप्लव रिया की तरफ देखते हुए कहता है, वो देख मोहिनी। रिया इरिटेट होकर बोली, हाँ, जा जा चिपक जा। विप्लव अपना कैमरा रिया के हाथ में दे देता है और उस लड़की के पास जाकर एक्साइटेड होकर कहता है, हेलो मोहिनी। मोहिनी विप्लव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, तुम कौन हो लड़के? लगने में तो बच्चे लगते हो, और लगता है कि आगरा में पहली बार तशरीफ लाए हो। विप्लव मोहिनी की मौत पर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना था कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन शायद मैंने गलत सुना था, लड़की नहीं, औरत रहती है। मोहिनी अपनी आंखें छोटी करके बोली, जरा तमीज से बात करो लड़के, मेरे अदा में अभी भी वो जादू है कि यहाँ पर सिर्फ एक उंगली दिखाते ही तुम यहाँ से बाहर निकाले जा सकते हो। विप्लव मोहिनी की बात पर बोला, अजी कैसी बातें करती हैं आप? छोटी छोटी बातों पर इस तरह से कोई रूठा करता है क्या? चलिए जरा दो चार ठुमके लगाकर दिखाए, फिर हम जाने कि अभी भी आपकी अदा में वो जादू भरा है। मोहिनी अपने घाघरे को सामने लाते हुए बोली, जरा इसे देखो, यहाँ का सबसे बड़ा मोहताज है ये और सभी को खींचा चला ले आता है। विप्लव वहां पर रखे एक घाघरे को उठाकर फाड़ देता है और मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो बड़ा नाजुक था कहीं आपका। कहते हुए विप्लव मुस्कुरा देता है, जिस पर मोहिनी चुटकी बजाती है कि वहां पर म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। लड़के और रे लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू गुनाटू। विप्लव अपना जैकेट निकाल कर रिया की तरफ फेंकते हुए बोला, मैं भी तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ जल गई, हाँ जल गई, मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा, तू किस खेत की मूली है जरा बता। मोहिनी विप्लव के सामने आकर बोली, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। वहां पर जो और भी लड़के आए हुए थे वह लोग भी आकर विप्लव के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। घाघरा घाघरा तेरा घाघरा, घाघरा तेरा घाघरा, घाघरा वाया आगरा, घाघरा घाघरा तेरा घाघरा, घाघरा तेरा घाघरा, घाघरा वाया आगरा, घाघरा घाघरा इश्क इश्क, घाघरा घाघरा इश्क इश्क। मोहिनी मुंह बनाते हुए विप्लव की तरफ देखती है, तो विप्लव उसे छुड़ा देता है। मोहिनी सीढ़ियों से उतरते हुए कहने लगती है, जिस पर विप्लव भी जवाब देता है, मैं हवा तो उड़ जा, घटा तो मुड़ जा। कली कहा कि अदा होता कि बड़ा बेशरम है तू, तो लुक्खा है बड़ा। विप्लव मोहिनी को कमर से पकड़ अपने पास खींच लेता है, जिससे मोहिनी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ये कमर छुपा ले, नजर घुमा ले, पता मैं पूछूं उमर तू जाने, देखो बेरुखी पे कैसे अटका है पड़ा। हाँ ढल गई रे ढल गई, तू शाम की तरह ढल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा, तू किस खेत की मूली है जरा बता। बेमतलब की बकवास, तेरा घाघरा बगदाद हो या हो दिल्ली वाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा, हाय रे मेरा घाघरा, मेरा घाघरा घाघरा, हाय रे मेरा घाघरा, घाघरा मेरा घाघरा। रिया उन लोगों की नाराजगी भरी डांस को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। विप्लव उस गाने के साथ मोहिनी के नखरों को देखते हुए मजे ले रहा था। मोहिनी विप्लव के पास जाकर बोली, जिस पर विप्लव भी बोला, मैं नशा उतर जा, खता सुधर जा, इत्र मैं सुनघू, रसूल में गाँव ऐसे बन रहा है जैसे कोई तोप है। मोहिनी मुंह बनाते हुए बोली, मैं मजा मैं चाहूँ, सजा मैं काटू, रजा मैं पूछूं, जुआ क्यों खेलू, होपलेस है तू फिर भी थोड़ी होप है। विप्लव खुश होते हुए डांस करने लगता है। हाँ टल गई, हाँ टल गई, आफत की तरह टल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा, तू किस खेत की मूली है जरा बता। उड़ती फिरती अफवाह है, तेरा घाघरा बगदाद हो या हो दिल्ली वाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, हाँ बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा।
घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा वाया आगरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा वाया आगरा घाघरा घाघरा इश्क इश्क घाघरा घाघरा इश्क इश्क। पूरा गाना खत्म होने के बाद विप्लव मोहिनी की एक तस्वीर खींचकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में खूबसूरत हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मोहिनी विप्लव की बात पर विप्लव की नजर उतारते हुए बोली, तुम्हारी इस हंसी को और मुस्कुराहट को किसी की नजर ना लगे बच्चे, आते रहना, मोहिनी का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। विप्लव मोहिनी की बात पर मुस्कुरा देता है और रिया और विप्लव उस बड़े से मकबरे से बाहर आ जाते हैं। रिया विप्लव के साथ चलते हुए बोली, मजा आया। विप्लव रिया के कंधे पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोला, यार उस गाने में एक अलग ही मजा है। जिस पर रिया विप्लव को देखते हुए बोली, विप्लव तुम्हारे भैया का कॉल आया था, वो तुम्हें मुंबई बुला रहे हैं। विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, चल रहे हैं। रिया विप्लव की बात पर बोली, मुझे आसाम जाना है, मेरा वहां पर शो है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। विप्लव रिया की बात पर अपना सिर हिला देता है और कहता है, तुम्हारी फ्लाइट कितने टाइम की है? रिया टाइम को देखते हुए बोली, शाम को है, 6 बजे। विप्लव अपना फोन निकालते हुए बोला, मैं भी अपनी फ्लाइट 6 बजे ही बुक कर लेता हूँ। विप्लव की बात पर रिया बोली, चलो खाने का वक्त हो गया है, साथ में लंच करते हैं। विप्लव अपना सिर हिलाता है और दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। मुंबई सारंग कंपनी। मृत्युंजय कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था, उसके साथ राजीव भी बैठा था और उसके साथ राघव चुपचाप खड़ा हुआ था। मृत्युंजय वहां पर बैठे एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला, कशिश मित्तल, अचानक तुम्हारा इंडिया आने का प्लान कैसे हुआ? कशिश, जिसकी उम्र मृत्युंजय के बराबर थी, तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सोचा था तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन के पहले ही भाग गई। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, अपनी जुबान को लगाम दो, जरूरत से ज्यादा चलने वाली जुबान को मैं काटने से पहले एक बार नहीं सोचता। कशिश मृत्युंजय को चिढ़ाने वाले लैंग्वेज में बोला, कहीं तुम्हारी बहन मुझसे शादी करने के लिए तो नहीं भाग गई? राजीव कशिश को घूरते हुए बोला, मिस्टर मित्तल, आप जिस काम के लिए आए हैं, बेहतर होगा कि वही पूरा करें, बकवास सही नहीं होता हर पल। कशिश राजीव की बात पर बस मुस्कुरा देता है और मृत्युंजय कशिश को देखते हुए कहता है, प्रेजेंटेशन के बारे में और कुछ कहना है? कशिश कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर साइन करते हुए बोला, अब तो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने का वक्त आ गया है, तो फिर तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? जिस पर मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, रिश्ता तो हमारा पहले से ही है, राइवल्स का, अगर तुम चाहते हो तो मैं दुश्मनी का भी रिश्ता बना सकता हूँ। कशिश घूर कर मृत्युंजय की तरफ देखता है और कुर्सी से खड़ा होते हुए कहता है, शाम को मिलते हैं। मृत्युंजय कशिश की बात का कोई जवाब नहीं देता और राघव की तरफ देखते हुए कहता है, क्या शाम को मेरा स्केड्यूल खाली है? राघव को अच्छे से पता था कि उसे क्या कहना है, इसीलिए वो अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर कहता है, नो बॉस, आपका स्केड्यूल खाली नहीं है। कशिश राघव को एक नजर देखने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय उसके जाने के बाद गुस्से से बोला, मादर। फिर वो चुप हो जाता है। राजीव मृत्युंजय की बात को आधी देखकर बोला, ब्रो, जिस शब्द को बोलने से हमारे अंतर आत्मा को परम शांति महसूस होती है, उसे बोलने से पहले एक बार नहीं सोचना चाहिए। विकल्प अंदर आ जाता है और टिफिन बॉक्स राजीव के सामने रखते हुए कहता है, राजीव भाई, भाभी ने आपके लिए दिया है। राजीव विकल्प की बात पर टिफिन खोलकर देखता है, तो उसके अंदर ब्रेड रोल पकोड़े थे। राजीव बिना किसी मैनर्स को ध्यान दिए सीधा उसे खा लेता है और खुश होते हुए कहता है, आज रात का डिनर मैं तुम्हारे घर करूंगा, इतना अच्छा खाना। मृत्युंजय राजीव को घूरते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, तेरे पास को कहना, जाकर उन लोगों के साथ अपना डिनर एंजॉय कर, मेरे घर में मत आना। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, मैं तेरी बात नहीं कर रहा और तू मुझे बनाकर नहीं खिलाने वाला, भाभी के हाथ का खाने वाला हूं मैं, इसलिए तुझे ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होने लगी? राघव उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बीच में आकर बोला, बॉस, शाम को आपकी मनाली की फ्लाइट है, एक मीटिंग के लिए आपको वहां जाना है। मृत्युंजय राघव की बात पर बोला, तुम शोभित, फिर रुककर राघव से बोला, तुमने मनाली कहा? राघव अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैंने आज सुबह ही आपको कॉल करके कहा था कि मिस्टर रायजादा के मीटिंग के लिए आपको मनाली जाना पड़ेगा, और वहां के कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ दिक्कत चल रही है, जिसे सॉल्व करना जरूरी है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से निकालकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद राजीव विकल्प की तरफ देखते हुए बोला, तेरा भाई पागल हो रहा है क्या?
विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, खोए खोए से लग रहे हैं भाई। राजीव विकल्प की बात पर रोल खाते हुए बोला, जब प्यार का बुखार चढ़ता है ना, तब अच्छा इंसान पागल हो जाता है। जिस पर विकल्प मुस्कुरा देता है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। विप्लव की एंट्री मुंबई में कैसे होगी और क्या मृत्युंजय सच में महक को लेकर जाने वाला है मनाली के लिए और क्या मृत्युंजय को सच में हो रहा है धीरे धीरे महक की सादगी से प्यार। कशिश मित्तल के कहने का मतलब क्या था, क्या मीरा उसके साथ है? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना। चैप्टर कैसा लगा?